दोस्तों, इनसाइड पे मज़फ़र में खुशामदीद। तो अब सबको मालूम है कि 9 मई के वाक़यात की इस वक्त जो सुनवाई है वो पाकिस्तान में बनाई गई फ़ौजी अदालतों में की जा रही है और इसके लिए मुकदमात भी ख़ुसूसी तौर पर रेफ़र किए गए हैं पाकिस्तान की फ़ौजी अदालतों को। और इन फ़ौजी अदालतों में, इन मुकदमात में ना सिर्फ आम आदमी बल्कि बहुत ही ज़्यादा हाई प्रोफाइल किस्म के पॉलिटिशियंस के मुकदमात की समाअत भी होना है। और इस हवाले से ये जो हफ़्ता जिसका आगाज़ आज पीर से हो रहा है, ये हफ़्ता बहुत ही ज़्यादा अहमियत का हामिल है, क्योंकि इस हफ़्ते में फ़ौजी अदालतों में चलने वाले पहले मुकदमे का ना सिर्फ फ़ैसला सुनाया जाएगा बल्कि इसी हफ़्ते बहुत ही अहम तरीन शख्सियात के मुकदमात को भी इंसदाद दहशतगर्दी की अदालतों से फ़ौजी अदालतों में रेफ़र कर दिया जाएगा। इसका मतलब ये है जनाब कि ये वाला हफ़्ता बहुत ही ज़्यादा अहमियत का हामिल है, ना सिर्फ इस वजह से कि फ़ौजी अदालतों के अंदर कार्रवाई होने जा रही है बल्कि फ़ौजी अदालतें इसके बाद पेशावर हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में भी तख्ता मश्क बनने के लिए तैयार हैं। और ये वाला जो इवेंट है ये यकीनी तौर पर इस बात का तयन करेगा कि आप पाकिस्तान की अदलिया ने हकीकी मानों में पाकिस्तान की ताकतवर तरीन इस्टेब्लिशमेंट के साथ जो लड़ाई जो है वो डालने का हतमी तौर पर फ़ैसला कर लिया है। यानी अगर ये इस समत में चीज़ें जा रही हैं कि पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट ये समझने पर मजबूर हो जाए कि हमारे इदारे पर किए जाने वाले हमले को पाकिस्तान की अपर जुडिशरी, पाकिस्तान की लोअर जुडिशरी जो है वो उसको किसी न किसी तरीके से प्रोटेक्ट कर रही है, तो फिर ये जो लड़ाई है ये यकीनी तौर पर बहुत ही ख़तरनाक रुख इख्तियार करने जा रही है। किस तरह, ये एक अहम सवाल है और इस सवाल का जवाब अगर आपको तलाश करना है तो फिर आज आपको हज़रत बाल्टी वाली सरकार की इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेशी का जो जायज़ा लेना पड़ेगा। अगरचे ये जो पेशी है हज़रत मोहतरम बाल्टी वाली सरकार की, ये इस हवाले से अहम है कि इस मरतबा काली बाल्टी के साथ साथ काली छतरी भी थी और मुझे नहीं समझ लग रही कि सर पर काली बाल्टी पहनाने के बाद ये स्याह छतरी लेने की क्या ज़रूरत पेश आई। अलबत्ता आज की जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इमरान खान साहब की पेशी है ये दो वजूहात की बिना पर बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि आज हैरान कुन तौर पर इमरान खान साहब सुबह 8:30 बजे इस्लामाबाद की हदूद के अंदर दाखिल हो चुके थे और उन्होंने इस्लामाबाद हाई कोर्ट की प्रोसीडिंग्स के अंदर हिस्सा लेना भी शुरू कर दिया था। और दूसरा इंपॉर्टेंट पहलू ये है कि आज इमरान खान साहब ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में बीट को कवर करने वाले जो रिपोर्टर्स हैं उनको ना सिर्फ खुद अपने इर्द गिर्द जमा किया बल्कि फरमाइशी प्रोग्राम के तहत उनके साथ सवालों जवाब भी किए और उनसे कहा कि जनाब आपने जो पूछना है पूछें। और ज़रा बड़े अच्छे से मूड के अंदर इमरान खान साहब ने उनके सवालात के जवाब दिए। ख़ास तौर पर जब इमरान खान साहब से बार बार उनके उस खिताब से जो उन्होंने यूट्यूब के ऊपर किया था, जिसके अंदर उन्होंने इस बात का इशारा दिया था कि वो पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट के साथ बातचीत करने के लिए तैयार हैं, ना सिर्फ बातचीत करने के लिए तैयार हैं बल्कि कई मरतबा इमरान खान साहब की तरफ से पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट के साथ ना सिर्फ रब्ता कायम किया गया बल्कि इस ख्वाहिश का इजहार किया गया कि वो उनके साथ बैठकर मामलात को तय करना चाहते हैं, लेकिन दूसरी तरफ से जवाब नहीं आया। इसी एक नुक्ते पर जब मुख्तलिफ जर्नलिस्टों की तरफ से सवाल पूछे गए इमरान खान साहब की तरफ से, तो इमरान खान साहब की तरफ से जो जवाब था वो यही था कि मैं इनके साथ कैसे बात करूं, इनके पास तो कोई इख्तियार नहीं है, इनके पास तो कोई ताकत नहीं है। मैं अगर बात करूंगा तो मैं पाकिस्तान की फ़ैसला साज इस्टेब्लिशमेंट के साथ बात करूंगा। और ये वाला जो रवैया है इमरान खान साहब का, ये यकीनी तौर पर उसी बात की तरफ इशारा कर रहा है कि इमरान खान साहब ने अभी तक कोई और चीज़ सीखने की ज़हमत ही गवारा नहीं की और ना ही इमरान खान साहब माजी से सबक सीखने के लिए तैयार हैं। अगरचे माजी इस हवाले से बहुत ही ज़्यादा ख़तरनाक है। पाकिस्तान के इस माजी ने बहुत सारे हालातों वाक़यात को देखा है जहाँ पर इस तरह की ख्वाहिशात का इजहार करने वालों के हाथ कुछ नहीं आया। मैं इमरान खान साहब की जमात के इस वक्त खैबर पख्तूनख्वा के प्रेसिडेंट और असगर खान साहब के साहबजादे उमर असगर खान साहब की मिसाल देना पसंद करूँगा, जहाँ पर असगर खान साहब ने भी उस वक्त की इस्टेब्लिशमेंट को जो जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब के ख़िलाफ़ थी को ख़त लिख कर दावत दी कि जनाब मुल्क के अंदर मार्शल लॉ लगा दिया जाए, मुल्क से जुल्फ़िकार अली भुट्टो की हुकूमत का ख़ात्मा कर दिया जाए, जुल्फ़िकार अली भुट्टो को तख्तेदार पर लटका दिया जाए। बल्कि ख़ुद उन्होंने एक जलसे में इस बात का जिक्र किया था कि मैं जनाब इसको कोहाला के पुल के ऊपर फांसी दूंगा। लेकिन उसके बाद जब वक्त आया और जो इस्टेब्लिशमेंट है उसने टूल के तौर पर असगर खान साहब को इस्तेमाल किया और उसके बाद जब उन्होंने अपने मुकर्रर मकासद को हासिल कर लिया, यानी जुल्फ़िकार अली भुट्टो शहीद की हुकूमत का
तख्ता उलट दिया, ख़ुद इक़्तिदार में आ गए, तो फिर केड़ा असगर ख़ान और कौन असगर ख़ान। असगर ख़ान साहब उसके बाद फिर तारीख़ बन गए। फिर उसके बाद असगर ख़ान साहब पाकिस्तान की जो मुकन्नना है, पाकिस्तान की जो पार्लियामेंट है, उसकी एक नशिस्त जीतने की के काबिल नहीं रह गए। इमरान ख़ान साहब को माजी के ऐसे वाक़यात से सबक सीखना चाहिए, लेकिन क्या करें कि वो तमाम लोग जो इस वक्त मौजूद होते हैं, जिसे हम कह सकते हैं कि ताकत के ईवानों में, वो शायद माजी से सबक नहीं सीखते, और ये वजह है कि तारीख़ अपने आप को दोहराती रहती है। इमरान ख़ान साहब ने आज जो मीडिया टॉक की, उसके अंदर उनका एम्फेसिस भी इसी बात पर था कि मैं सब कुछ हूँ, मैं सब कुछ जानता हूँ, मैं हर एक चीज़ को जस्टिफाई कर सकता हूँ। और फिर उन्होंने पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट को अपने ही अंदाज में पैगाम दिया कि मुझसे घबराएं नहीं, मैं इक़्तिदार में आ गया तो आपके ख़िलाफ़ किसी तरह की कोई कार्रवाई नहीं करूँगा। मैंने माजी में भी कोई कार्रवाई नहीं की। और उन्होंने कहा कि मैं जनरल बाजवा को डी नोटिफाई कर सकता था। 2 मरतबा मैंने अपने साथियों से इस हवाले से मुशावरत भी कर ली कि मैं जनरल बाजवा को डी नोटिफाई करूँ। उन्होंने कहा कि मेरे साथियों ने मुझसे इस बारे में मुझे इंडोर्स किया, मुझ पर जोर डाला कि जनाब जनरल बाजवा साहब को डी नोटिफाई कर दिया जाए, लेकिन मैंने जनरल बाजवा को डी नोटिफाई नहीं किया। हालांकि मुझे नुकसान पहुंचाने वालों में जनरल बाजवा सरे फहरिस्त थे। यानी इमरान ख़ान साहब का ये मानना है कि आपको मेरे साथ बातचीत करनी चाहिए, इस वजह से करनी चाहिए कि मैं आपको डी नोटिफाई नहीं करूँगा। ये एक अजीबो गरीब सी लॉजिक है। लेकिन इमरान ख़ान साहब के इस सारे पहलू में, यानी ये जो दरख्वास्तें इमरान ख़ान साहब की तरफ से की जा रही हैं, अगर हम उसका जायज़ा लें तो उसके अंदर इमरान ख़ान साहब का डेस्परेशन जो है वो सबसे ज़्यादा नज़र आ रही है कि जनाब मेरे साथ बात नहीं की जा रही। अलबत्ता ये बात मैं आपको अपनी ज़ाती इन्फॉर्मेशन की बुनियाद पर बता सकता हूँ कि चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल आसिम मुनीर साहब ने तवील अरसे से, जब से, बल्कि अगर मैं ये कहूँ कि जब से वो आर्मी चीफ बने हैं, उनकी किसी भी पॉलिटिशियन के साथ कोई भी मुलाकात नहीं हुई, माँ सिवाय वज़ीर आज़म के, या उन मुलाकातों में जहाँ पर हुकूमती ओहदेदार मौजूद होते हैं, यानी नेशनल सिक्योरिटी कमेटी। इनके अलावा आसिम मुनीर साहब की किसी भी सियासतदान से ऑन रिकॉर्ड या ऑफ द रिकॉर्ड कोई मुलाकात नहीं हुई। हत्ता कि आसिफ अली जरदारी साहब के साहबजादे और पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा जनाब बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की तरफ से ऑफिशियली, उनकी वजारत की तरफ से जो है वो दरख्वास्त दी गई चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ को। GHQ में वो ऑफिशियल लेटर भेजा गया कि जनाब फॉरेन मिनिस्टर जो है वो चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ से मिलना चाहते हैं। तो आसिम मुनीर साहब की तरफ से जो जवाब भिजवाया गया GHQ की तरफ से, जो ऑफिशियल रिप्लाई दिया गया, वो ये था कि जनाब आप वज़ीर आज़म को आगाह करें, वज़ीर आज़म के साथ बातचीत करें और उनसे रब्ता करें, उनसे कहें कि जनाब हमने इस मामले पर गुफ्तगू करनी है, और अगर वज़ीर आज़म मुनासिब समझेंगे तो मुझे उस मीटिंग के अंदर बुला लेंगे। अब इमरान ख़ान साहब को अगर इन तमाम चीज़ों का अंदाज़ा नहीं है कि आसिम मुनीर साहब किसी भी पॉलिटिशियन के साथ मिलने के लिए तैयार नहीं है, चाहे वो बिलावल भुट्टो हों, चाहे वो आसिफ जरदारी हों, चाहे वो मौलाना फजल रहमान हो, तो वो इमरान ख़ान साहब से कहाँ मिलेंगे? वो नहीं मिलेंगे, क्योंकि यही उनका रिजॉल्व है। और अगर ये 9 मई का वाक़या ना हुआ होता तो शायद ये इमरान ख़ान साहब को ये सब कुछ करने की ज़रूरत पेश ना आती। लेकिन 9 मई का वाक़या हो गया, और 9 मई की वजह से एक ऐसा सिचुएशन डेवलप हो गई जहां पर इस्टेब्लिशमेंट को कम से कम इस हवाले से सामने आना पड़ा, क्योंकि ये उनके इदारे की इज्जत और वक़ार का मसला था। लिहाजा उनको ना सिर्फ सामने आना भी पड़ा, बल्कि उन्हें अपने इदारे के मोराल को अप करने के लिए इस बात का जिक्र करना पड़ा कि जनाब 9 मई हमारे लिए 9/11 है, और इसके मुर्तकिब अफराद, इस पर वो तमाम लोग जिन्होंने तनसीबात पर हमला किया, उनको उकसाने वाले, उनकी सहूलतकारी करने वाले और इस सारे इवेंट को की प्लानिंग करने वालों को कैफरे किरदार तक पहुंचाया जाएगा। और अब इस मामले को मंतकी अंजाम तक पहुंचाने के लिए फ़ौजी अदालतों की तश्कील शुरू हो चुकी है, और यहीं पर हमारी गुफ्तगू का असल नुक्ता आता है। एक जानिब इमरान ख़ान साहब का ये रिजॉल्व कि जनाब मैंने इस्टेब्लिशमेंट के अलावा किसी से बात नहीं करनी, और दूसरा इस्टेब्लिशमेंट जो मुंतखब हुकूमत के अलावा किसी से बात करने के लिए तैयार नहीं है। बिलावल साहब की मिसाल, और ये रिकॉर्ड की बात है, ये मैं अपनी तरफ से बेपर की नहीं उड़ा रहा, ये रिकॉर्ड की बात है। आप वज़ारत ख़ारजा और GHQ से इस रिकॉर्ड की कॉपीज़
उसको देख सकते हैं। और उसके बाद जो अभी रिसेंटली डेवलपमेंट्स हैं वो इमरान खान साहब से तफ्तीश है, 2 घंटे तक मुसलसल तफ्तीश 9 मई के वाक़यात पर। और उसके बाद इस बात का इजहार किया जा रहा है कि इमरान खान साहब को बहुत जल्द ना सिर्फ गिरफ्तार कर लिया जाएगा बल्कि उनके ख़िलाफ़ भी मुकदमात जो हैं वो फ़ौजी अदालतों में चलाए जाएंगे। हमारे वज़ीर दाखिला जनाब जो हैं राना सनाउल्लाह साहब, उन्होंने इस हवाले से इस बात का ज़िक्र किया है कि सानिया 9 मई किसी भी सूरत छुपाया नहीं जा सकता, इसको नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता और इसके मुर्तकिब अफराद को किसी भी सूरत उनकी जान नहीं छूटनी। सिर्फ हफ्ते 2 हफ्ते की बात रह गई है। आप देखेंगे कि जनाब इसके हकीकी मनसूबा साज ना सिर्फ सामने आएंगे, सबूतों के साथ आएंगे, बल्कि उनके खिलाफ कार्रवाई भी मिलिट्री कोर्ट्स में चलाई जाएगी। इसका मतलब ये है कि राना सनाउल्लाह ने इस बात का इशारा दे दिया है कि इमरान खान की दोबारा गिरफ्तारी भी हो सकती है और इमरान खान का मुकदमा वो तो मेरा ख्याल है कि ये तो जिसे हम कह सकते हैं रिटन ऑन दी वॉल है कि इमरान खान का मुकदमा भी फ़ौजी अदालतों में चलेगा। और यही वो नुक्ता है जो मेरे नज़दीक सबसे ज़्यादा संगीन है, यानी फ़ौजी अदालतों में चलने के मामले को लेकर इमरान खान साहब को अब तक मिलने वाले रिलीफ़, और ये रिलीफ़ जो है वो यकीनी तौर पर ख़ास तौर पर अगर इमरान खान साहब को रिलीफ़ मिलता है 9 मई के वाक़यात पर, तो फिर ये एक ऐसी लड़ाई है जो माजी में ना कभी किसी ने देखी ना कभी किसी ने सुनी। क्योंकि इससे पहले पाकिस्तान की जो जुडिशरी थी वो इस्टेब्लिशमेंट के साथ मिलकर ही काम करती रही। अब अगर मौजूदा हालात में जिस तरीके से लोअर कोर्ट्स धड़ाधड़ रिलीफ प्रोवाइड कर रहे हैं और ये जानते हुए भी कि ये जो 9 मई के वाक़यात थे ये कहाँ से जाकर जुड़ते हैं और पाकिस्तान की फ़ौज, पाकिस्तान की मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट इस मामले पर किस हद तक टची है, पाकिस्तान की लोअर जुडिशरी को कम से कम इस चीज़ का ना सिर्फ इदराक करना चाहिए था बल्कि उन्हें इस मामले की नज़ाकत को भांपते हुए ये टेम्परेचर को कम होने का इंतज़ार करना चाहिए था, बनिस्बत इसके कि वो फौरी तौर पर ज़मानतें लेना शुरू कर दें, मुकदमात को खारिज करना शुरू कर दें, FIRs को काला दम करार देना शुरू कर दें और पहली समातों के ऊपर केसेस को डिस्चार्ज करना शुरू कर दें। ये एक ऐसी रविश थी जिसको पाकिस्तान की मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट किसी भी सूरत कबूल करने के लिए तैयार नहीं। और इस तासुर को इस तकवीत इस वजह से मिलती है कि पेशावर हाई कोर्ट में पहले एक दरख्वास्त दायर की जाती है जिसको 2 रुकनी बेंच सुनता है और उसके बाद फिर सुप्रीम कोर्ट में भी एक पिटीशन दायर की जाती है जिसमें अदालत उज़्मा से दरख्वास्त की जाती है कि 9 मई के वाक़यात में मुलव्वस मुल्ज़मान के मुकदमात फ़ौजी अदालतों में चलाने के अमल को ना सिर्फ रोका जाए बल्कि इसको गैर कानूनी और गैर आइनी भी करार दिया जाए। अब ऑल्दो के अभी तक रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट की तरफ से इस दरख्वास्त के लिए कोई डेट को ना फिक्स किया गया है और ना ही इस बारे में कोई राय दी गई है कि इस दरख्वास्त को एडमिट किया जाएगा और ना ही कोई ऐसा बेंच बना है जो इस दरख्वास्त के काबिल समाअत होने का जायज़ा ले सके। अलबत्ता पेशावर हाई कोर्ट ने का डिवीजन बेंच इस हवाले से बन चुका है जिसमें जस्टिस इश्तियाक इब्राहिम और जस्टिस साहबजादा ने इस मुकदमे की समाअत करते हुए तवज्जो दिलाई है कि ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत सज़ा कोर्ट मार्शल कहलाती है और इसके लिए आइन की तशरीह दरकार है। इसका मतलब ये है कि ये जो मामला है ये जुडिशरी की तरफ जा रहा है और जुडिशरी का अगर इसके हवाले से कोई अच्छा या बुरा रद्द-ए-अमल आता है तो फिर इसकी नौयत बहुत ही ज़्यादा संगीन हो जाएगी और अगर इसकी नौयत संगीन होती है तो फिर अदलिया और इस्टेब्लिशमेंट दोनों एक दूसरे के आमने सामने आते हुए नज़र आएंगे। और अगर ऐसा हो जाता है कि पाकिस्तान की जुडिशरी और पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट एक दूसरे के सामने खड़े हों तो इसका मतलब ये होगा कि उसके बाद इस निज़ाम के बाकी रहने के इम्कानात बहुत ही ज़्यादा ख़त्म हो जाएंगे और फिर चाहे बाल्टी पहने इमरान खान, फिर बाल्टी के ऊपर छतरी पहने या जो मर्ज़ी करें, फिर जो रिलीफ़ है वो इमरान खान साहब के लिए बहुत दूर की बात है और इमरान खान साहब शायद अभी भी इन हालात को मद्देनज़र रखने और इसका हकीकी मानों में इदराक करने से कासिर हैं और शायद पाकिस्तान की अदलिया भी इस वक्त इस मामले पर इमरान खान साहब के साथ है, यानी वो भी इस मामले की नज़ाकत का एहसास या उसका इदराक करती हुई नज़र नहीं आ रही। अपनी राय का ज़रूर इज़हार कीजिएगा। आपका बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।